नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। ढंजेगा नियोजन या प्लानिंग का मतलब होता है यदि हम कोई भी कार्य का प्रारंभ करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका सोच विचार करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम किसी कार्य को सोच विचार के करते हैं तो इसे हम प्लानिंग या नियोजन कहते हैं। लेकिन यदि हमारे प्लानिंग या नियोजन में पैसा इन्वॉल्व हो जाए, धन का इन्वॉल्व हो जाए, तो इस प्रकार के प्लानिंग को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन। जैसे कि मान लीजिए हमें एक घर बनाना है, तो घर बनाने में लगता है पैसा, इसलिए घर बनाने से पहले सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं ताकि घर बनाते समय पैसे का सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सके और एक अच्छा घर बन सके। इसी प्रकार से राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार भी किसी भी कार्य को, पैसे से संबंधित किसी भी कार्य को करने से पहले प्लानिंग करती है। इसी हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। ध्यान दोस्तों, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन या इसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। ध्यान जब किसी कार्य में धन या पैसा इन्वॉल्व होता है और उस कार्य को करने से पहले हम सोच विचार करते हैं तो इसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अर्थात सरकार के पास जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसका उपयोग कर उसी संसाधन के आधार पर सरकार सामाजिक तथा आर्थिक कार्य का संपादन करती है। इसे ही कहा जाता है आर्थिक नियोजन। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम कोई भी कार्य जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसी प्लानिंग को कहते हैं आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। ध्यान अर्थात सरकार के पास जो भी संसाधन है, देश का संसाधन, देश के पास जो भी रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस का प्रयोग करके, ध्यान इन रिसोर्सेस का प्रयोग करके सरकार विकासात्मक कार्य करती है। सरकार विकासात्मक कार्य करती है। ध्यान सरकार के पास, देश के पास जो भी संसाधन अवेलेबल है वर्तमान में, उसका सही प्रकार से उपयोग करके सरकार जो विकासात्मक कार्य करती है, तो इस कार्य को करने के लिए जो भी सोच विचार लगते हैं उसे ही कहा जाता है आर्थिक नियोजन। अर्थात देश के संसाधन का उपयोग जब किसी विकासात्मक कार्य के लिए किया जाता है तो इसके लिए बनाया गया संगठित आर्थिक प्रयास या सोच, संगठित आर्थिक विचार को ही कहा जाता है आर्थिक नियोजन। इसे ही कहा जाता है आर्थिक नियोजन। ध्यान दीजिएगा, जब देश के पास जो भी संसाधन अवेलेबल है, इस पर सोच विचार करके, अर्थात संगठित आर्थिक प्रयास करके किया गया विकासात्मक कार्य ही कहलाता है आर्थिक नियोजन। अर्थात देश के संसाधन के द्वारा विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य करने हेतु बनाए गए संगठित आर्थिक प्रयास को आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसे और हम अच्छे समझे तो संसाधन से तात्पर्य है सामाजिक संसाधन, आर्थिक संसाधन और मानव संसाधन। देश में जो भी सामाजिक संसाधन है, देश में जो भी सामाजिक संसाधन है, देश में जो भी आर्थिक संसाधन है
और देश में जो भी मानव संसाधन है, इनका उपयोग करके जब सरकार सामाजिक व आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति करती है, सामाजिक व आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति करती है, सामाजिक आर्थिक मानव संसाधनों का उपयोग कर एक निश्चित समय में सामाजिक व आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु बनाए गए संगठित आर्थिक प्रयास को आर्थिक नियोजन कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका अर्थ होता है आर्थिक नियोजन का कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक प्लानिंग करते हैं, सोच विचार करते हैं, फिर उस कार्य का संपादन करते हैं ताकि रिसोर्सेस का सही जगह सदुपयोग हो सके, रिसोर्सेस खराब ना जाए। इसी प्रकार से जब हम प्लानिंग करते समय जहां पर भी धन इन्वॉल्व हो जाता है और वहां पर किए गए सोच विचार को आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक नियोजन को हम परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देश के संसाधन, देश के संसाधन के द्वारा विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यों को करने हेतु बनाए गए संगठित आर्थिक प्रयास को बनाए गए संगठित आर्थिक प्रयास को आर्थिक नियोजन कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, आर्थिक नियोजन कहते हैं। दूसरे रूप में इसका दूसरा परिभाषा हम लिख सकते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, देश में उपलब्ध सामाजिक आर्थिक व मानव संसाधन का सही दिशा में सोच विचार कर सदुपयोग करके सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाए गए संगठित आर्थिक प्रयास को संगठित आर्थिक प्रयास को आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक नियोजन का सिंपल मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले प्लानिंग करना,
यदि आपके प्लानिंग में, आपके कार्य में धन इन्वॉल्व हो जाए तो इस प्रकार की प्लानिंग को कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग अर्थात आर्थिक नियोजन। यदि आप एक घर भी बनाते हैं तो घर के लिए आपके पास जो भी मानव संसाधन है, सामाजिक संसाधन है तथा आर्थिक संसाधन है, क्योंकि बिना अर्थ के आपका घर नहीं बन सकता, अर्थात बिना पैसों के आपका घर नहीं बन सकता। तो इन सभी संसाधनों का सही दिशा में सोच विचार करके बनाए गए जो घर बनाया जाएगा, इसी के लिए जो आप प्लानिंग करते हो इसे कहते हैं आर्थिक नियोजन। इसी प्रकार से संपूर्ण देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार करती है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी प्रकार से किसी भी राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन के प्रकार, आर्थिक नियोजन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार। पहला देखते हैं राज्य। राज्य का मतलब है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से। राज्य व बाजार के अंतर संबंध के आधार पर आर्थिक नियोजन के प्रकार। राज्य व बाजार के अंतर संबंध के आधार पर आर्थिक नियोजन के प्रकार। राज्य व बाजार के अंतर संबंध के आधार पर आर्थिक नियोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आदेशात्मक नियोजन। पहला होता है आदेशात्मक नियोजन, इम्परेटिव प्लानिंग। पहला होता है इम्परेटिव प्लानिंग। पहला होता है इम्परेटिव प्लानिंग। दूसरा होता है निर्देशात्मक नियोजन, डायरेक्शनल प्लानिंग। दूसरा होता है डायरेक्शनल प्लानिंग। दूसरा होता है डायरेक्शनल प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार में। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक नियोजन के प्रकार। तो प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक नियोजन फिर से दो प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। पहला होता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। दूसरा होता है विकेंद्रीकृत नियोजन। दूसरा होता है विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत तथा विकेंद्रीकृत नियोजन। तीसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवधि के आधार पर
अर्थात समय के आधार पर नियोजन के प्रकार, अवधि के आधार पर नियोजन के प्रकार। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं दीर्घकालिक नियोजन। दीर्घकालिक नियोजन, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, दीर्घकालिक नियोजन, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। दूसरा है अनवरत नियोजन, दूसरा है अनवरत नियोजन। पहला है दीर्घकालिक नियोजन, दूसरा है अनवरत नियोजन। अनवरत नियोजन का अर्थ है, पहला है दीर्घकालिक नियोजन, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। अनवरत नियोजन, रोलिंग प्लान। तीसरा होता है मध्यम कालिक नियोजन। तीसरा है मध्यम कालिक नियोजन, मिडिल टर्म प्लानिंग। और चौथा होता है इसमें अल्पकालिक नियोजन। अल्पकालिक नियोजन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अगला है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ध्यान दीजिएगा। अगला कैटेगरी हम देख रहे हैं क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार। अगला हम देख रहे हैं क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार हम देखने जा रहे हैं। क्षेत्र के आधार पर नियोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय नियोजन, एक होता है राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। दूसरा होता है क्षेत्रीय नियोजन। पहला होता है राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। दूसरा होता है क्षेत्रीय नियोजन। क्षेत्रीय नियोजन का मतलब है रीजनल प्लानिंग। और एक है लैंगिक, एक क्षेत्र है लैंगिक नियोजन, ध्यान दीजिएगा। अगला है लैंगिक नियोजन। इसी में अगला है लैंगिक नियोजन, सेक्सुअल प्लानिंग, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार, जिसमें से पहला हम डिस्कस करेंगे राज्य व बाजार के अंतर संबंध के आधार पर आर्थिक नियोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आदेशात्मक नियोजन, दूसरा होता है निर्देशात्मक नियोजन। जब कोई प्लानिंग हम करते हैं तो प्लानिंग का निर्माण अर्थात नीति निर्माण तथा उसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन यदि किसी केंद्रीकृत संगठन के द्वारा किया जाता है तो इसे कहा जाता है आदेशात्मक नियोजन। लेकिन निर्देशात्मक नियोजन का तात्पर्य होता है कि केंद्रीकृत संगठन के द्वारा नीति निर्माण अर्थात योजना का निर्माण किया जाता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन या उसका क्रियान्वयन किया जाता है बाजार शक्तियों के द्वारा। यहां पर है दूसरा केंद्रीकृत नियोजन और प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन आदेशात्मक नियोजन का ही स्वरूप है, अर्थात एक केंद्रीकृत संगठन के द्वारा, जैसे कि केंद्र सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, जब एक केंद्रीकृत संगठन के द्वारा नीति निर्माण या योजना निर्माण किया जाता है तथा
उसका क्रियान्वयन भी केंद्रीकृत संगठन के द्वारा ही किया जाता है तो इसे केंद्रीकृत नियोजन कहा जाता है। केंद्रीकृत नियोजन केंद्रीकृत होता है और यह आदेशात्मक नियोजन का ही प्रतिरूप है। बी केंद्रीकृत नियोजन, जब नीति निर्माण तथा योजना का निर्माण, नीति निर्माण या योजना का निर्माण केंद्रीकृत संगठन के द्वारा ना करके केंद्रीकृत संगठन के साथ साथ, अर्थात केंद्रीकृत संगठन में यहां पर आ जाएंगे जो भी इसकी निम्न शक्तियां हैं, जैसे कि भारत सरकार तथा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय से तात्पर्य है पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था। तो सरकार, स्थानीय निकाय तथा व्यक्तिगत उद्योगपतियों के द्वारा या उद्यमियों के द्वारा जब मिलकर सोच विचार करके नीति का निर्माण किया जाता है तो इसे विकेंद्रीकृत नियोजन कहा जाता है और भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन का ही स्वरूप देखा जाता है। अगला है अवधि के आधार पर नियोजन के प्रकार। पहला होता है दीर्घकालिक नियोजन। यदि मान लीजिए 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक समय के लिए या कह सकते हैं 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच जब किसी नीति का निर्माण किया जाता है और उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है तो उसे दीर्घकालिक नियोजन कहा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। अगला है अनवरत नियोजन। इसमें भी दीर्घकाल के लिए ही नीति का निर्माण किया जाता है लेकिन वार्षिक आधार पर इसका समय समय पर मूल्यांकन करना होता है और मूल्यांकन के आधार पर जो भी संशोधित लक्ष्य बनाए जाते हैं उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अनवरत नियोजन, जैसे कि अनवरत नियोजन में जो भी यहां पर पंचवर्षीय योजना बनाए जाते हैं उन पंचवर्षीय योजना का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। मध्यकालीन नियोजन, मिडिल टर्म प्लानिंग, जब आप 5 वर्ष के अवधि के लिए, लगभग 5 वर्ष की अवधि के लिए जब सरकार किसी प्लानिंग को करती है, नीति निर्माण करती है तो इसे मध्यम कालिक नियोजन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है 5 वर्ष के हिसाब से पंचवर्षीय योजना। और मध्यम कालिक हो या दीर्घकालिक हो, जब इसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है तो इसे कहा जाता है अनवरत नियोजन। अगला है अल्पकालिक नियोजन। अल्पकालिक नियोजन का मतलब यह होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार जब 1 वर्ष की अवधि के लिए कोई प्लानिंग करती है तो इसे अल्पकालिक नियोजन कहा जाता है। जैसे कि होता है केंद्रीय बजट तथा राज्य सरकार में राज्य का बजट तथा किसी भी योजना का क्रियान्वयन। कोई भी योजना सबसे पहले 1 साल के लिए चलाई जाती है और इसे हर बजट में अप्रूव किया जाता है। तो यह है अल्पकालिक नियोजन। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार क्षेत्र के आधार पर। पहला होता है राष्ट्रीय नियोजन। जब केंद्र सरकार संपूर्ण भारतवर्ष या पूरे राष्ट्र के लिए अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर किसी योजना का नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन करती है तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय नियोजन। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं था बल्कि यह संपूर्ण भारत वर्ष के लिए था। इसीलिए अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर किसी योजना का निर्माण करती है तो इसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्षेत्रीय नियोजन, जब केंद्र सरकार किसी क्षेत्र विशेष के उत्थान तथा विकास के लिए किसी योजना का निर्माण करती है तो इसे रीजनल प्लानिंग या क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे कि किसान एक क्षेत्र विशेष को बिलोंग करते हैं। यदि मान लीजिए किसी किसान के लिए कोई योजना का प्रतिपादन किया जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, तो इसे हम क्षेत्रीय नियोजन या क्षेत्रीय योजना कहते हैं। इसी प्रकार मजदूरों के विकास के लिए बनाई गई योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसी प्रकार से उद्यमिता को बढ़ाने के लिए
अर्थात उद्योगपतियों के लिए बनाई गई योजना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सभी एक क्षेत्र विशेष को बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं लैंगिक नियोजन, ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया जो है वो क्षेत्रीय नियोजन है, जबकि डिजिटल इंडिया है राष्ट्रीय नियोजन, क्योंकि डिजिटल इंडिया संपूर्ण भारतवासियों के लिए है। यहां पर देखते हैं लैंगिक नियोजन, यदि सेक्स अर्थात लिंग के आधार पर किसी योजना का प्रतिपादन किया जाता है, नीति निर्माण किया जाता है, तो उसे कहा जाता है लैंगिक नियोजन। सामान्यतः महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु कई प्रकार के महिला से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना बनाए जाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत भारतवर्ष के संपूर्ण माताओं को गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया गया था। तो यह है आर्थिक नियोजन के प्रकार। पहला है आदेशात्मक नियोजन, दूसरा है निर्देशात्मक नियोजन, प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, अवधि के आधार पर दीर्घकालिक नियोजन, अनवरत नियोजन, मध्यमकालिक नियोजन, अल्पकालिक नियोजन, क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, लैंगिक नियोजन। इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेखन के आधार पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियोजन के प्रकार, आर्थिक नियोजन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन के प्रकार। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राज्य व बाजार के अंतर संबंध के आधार पर ध्यान दीजिएगा, पहला है इसमें राज्य व बाजार के अंतर संबंध के आधार पर आर्थिक नियोजन के प्रकार। पहला है आदेशात्मक नियोजन, पहला है आदेशात्मक नियोजन, इंपरेटिव प्लानिंग, आदेशात्मक नियोजन, इंपरेटिव प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा, जब नीति निर्माण या योजना निर्माण, जब नीति निर्माण या योजना निर्माण तथा योजना का क्रियान्वयन तथा योजना का क्रियान्वयन एक केंद्रीकृत संगठन के द्वारा किया जाता है तो इसे आदेशात्मक नियोजन कहते हैं। तो इसे आदेशात्मक नियोजन कहते हैं। यह केंद्रीकृत प्रणाली है, यह केंद्रीकृत प्रणाली है, यह केंद्रीकृत प्रणाली है, यह केंद्रीकृत प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, यह केंद्रीकृत प्रणाली है। दूसरा हम देखने जा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं
प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का नीति निर्माण या योजना निर्माण किया गया तथा इसका क्रियान्वयन भी किया जाता है केंद्र सरकार के ही द्वारा, अर्थात यह एक केंद्रीकृत प्रणाली है। दूसरा हम दे सकते हैं राज्य व बाजार के अंतर संबंध के आधार पर, दूसरा है निर्देशात्मक नियोजन, डायरेक्शनल प्लानिंग, दूसरा है डायरेक्शनल प्लानिंग। दूसरा हम देखने जा रहे हैं डायरेक्शनल प्लानिंग। इसमें राज्य का मतलब होता है या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। राज्य के द्वारा नीति निर्माण या योजना का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। ध्यान, जब केंद्रीकृत निकाय के द्वारा, जब केंद्रीकृत निकाय के द्वारा नीति निर्माण या योजना निर्माण किया जाता है तथा इसका क्रियान्वयन स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है, तो इसे निर्देशात्मक नियोजन कहते हैं। तो इसे निर्देशात्मक नियोजन कहते हैं। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सड़क योजना के लिए नीति का निर्माण किया जाता है केंद्रीय निकाय के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन इसका वास्तविक एग्जीक्यूशन किया जाता है राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो यहां पर निर्देशात्मक में केंद्र सरकार के द्वारा नीति निर्माण किया जाता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन या प्लानिंग किया जाता है स्थानीय निकाय के द्वारा। जैसे कि राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जाता है सड़क, तो यह हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसी प्रकार से दूसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम देखने जा रहे हैं प्रक्रिया के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया के आधार पर। पहला है केंद्रीकृत नियोजन, पहला है केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। पहला है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यह बिल्कुल प्रतिरूप है आदेशात्मक नियोजन का, अर्थात इसका डेफिनेशन सेम है। जब नीति निर्माण या योजना
निर्माण, योजना निर्माण तथा योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन एक केंद्रीकृत संगठन के द्वारा किया जाता है, केंद्रीकृत संगठन के द्वारा किया जाता है, तो इसे केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह केंद्रीकृत प्रणाली है, यह केंद्रीकृत प्रणाली है, यह केंद्रीकृत प्रणाली है। यह आदेशात्मक नियोजन का ही प्रतिरूप है, यह आदेशात्मक नियोजन का ही प्रतिरूप है। इसका भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, केंद्रीकृत नियोजन, जिसका उद्देश्य है यहां पर नीति निर्माण, योजना का निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन भी किया जाता है केंद्रीकृत संगठन के द्वारा। तो इस प्रकार बनाए गए नियोजन को केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। अर्थात अगर भारत सरकार कोई भी योजना का निर्माण कर रही है जो संपूर्ण भारतवासियों के लिए है, या राज्य सरकार किसी योजना का निर्माण कर रही है जो संपूर्ण राज्य के निवासियों के लिए है, तो इस प्रकार की योजना को केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अगला है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यहां पर जो नीति का निर्माण है वो केंद्र सरकार के साथ साथ स्थानीय निकाय अर्थात राज्य सरकार तथा व्यक्तिगत उद्यमियों की उपस्थिति में की जाती है, ताकि जो योजना का निर्माण हो उसका जो लक्ष्य हो वो 100% प्राप्त हो सके। अगर सरकार अकेले ही योजना का निर्माण करेगी तो वो कुछ पहलुओं पर ध्यान दे पाएगी, और स्थानीय निकाय को वो इन्वॉल्व करती है तो उससे आम आदमी भी उस योजना से जुड़ पाएगा। अर्थात आम आदमियों की परेशानियों को उस योजना के तहत सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, और साथ ही साथ व्यक्तिगत उद्यमियों को अगर जोड़ा जाएगा तो जो प्रणाली है व्यापार की, वाणिज्य की, वह भी सुदृढ़ हो पाएगा। तो विकेंद्रीकृत नियोजन में ध्यान दीजिएगा, जब नीति निर्माण या योजना निर्माण तथा इसका क्रियान्वयन, जब नीति निर्माण या योजना निर्माण तथा इसका क्रियान्वयन, सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्थानीय निकाय अर्थात पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था व व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा मिलकर किया जाए तो इसे विकेंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। तो इसे विकेंद्रीकृत नियोजन
कहते हैं। अर्थात इसमें सरकार के साथ साथ स्थानीय निकाय तथा व्यक्तिगत उद्यमी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है, यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है, यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है, यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि विकेंद्रीकृत नियोजन में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया नगरीय निकाय व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था। अब इनके द्वारा मिलकर यह हम परिणाम में डाल सकते हैं कि इसी विकेंद्रीकृत का परिणाम हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था तथा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय व्यवस्था। अब ये जो स्थानीय निकाय है, पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था, ये भी सरकार के साथ नीति निर्माण अर्थात योजना निर्माण करती है और उनके साथ योजना का क्रियान्वयन भी करती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। यदि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव में सड़क का निर्माण करती है तो वो इसमें पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था को भी इन्वॉल्व करती है, क्योंकि गांव में बनाए जाने वाले सड़कों का सही डायरेक्शन पंचायती राज व्यवस्था के तहत दिया जा सकता है कि कहां-कहां से किन-किन जगहों से सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार में अवधि के आधार पर आर्थिक नियोजन, अवधि अर्थात समय के आधार पर आर्थिक नियोजन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवधि के आधार पर आर्थिक नियोजन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं अवधि समय के आधार पर आर्थिक नियोजन के प्रकार, जिसमें से पहला है दीर्घकालिक नियोजन। दीर्घकालिक नियोजन पर्सपेक्टिव प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा, दीर्घकालिक नियोजन पर्सपेक्टिव प्लानिंग। दीर्घकाल के लिए यहां तात्पर्य है लगभग 10 वर्ष से। जब दीर्घकाल के लिए किसी योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता है तो उसे दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं। जब दीर्घकाल अर्थात 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष, जब दीर्घकाल के लिए किसी योजना का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाता है,
योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता है तो इसे दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं। तो इसे दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं। तो इसे दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000, जिसके तहत प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना किया जाता है। दूसरा है विजन 2020। विजन 2020 का मुख्य उद्देश्य था कि 2020 तक भारत आधुनिकता के चरम को स्पर्श करेगी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम देखने जा रहे हैं अवधि के आधार पर मध्यम कालिक नियोजन। अगला है मध्यम कालिक नियोजन, मिडिल टर्म प्लानिंग। अगला है मध्यम कालिक नियोजन, मिडिल टर्म प्लानिंग। जब मध्यम काल, यहां मध्यम काल से तात्पर्य है लगभग 5 वर्ष। जब मध्यम काल 5 वर्ष के लिए किसी योजना का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाता है तो इसे मध्यम कालिक नियोजन कहते हैं। तो इसे मध्यम कालिक नियोजन कहते हैं। तो इसे मध्यम कालिक नियोजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है पंचवर्षीय योजना। इसका बेस्ट एग्जांपल है पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में अनवरत नियोजन अर्थात रोलिंग प्लान, अनवरत नियोजन या रोलिंग प्लान। ध्यान दीजिएगा। जब दीर्घकालिक या मध्यम कालिक नियोजन का वार्षिक आधार पर मूल्यांकन करके जब दीर्घकालिक या मध्यमकालिक नियोजन का वार्षिक आधार पर मूल्यांकन करके जब दीर्घकालिक या मध्यकालिक नियोजन का वार्षिक आधार पर मूल्यांकन करके संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तो इसे अनवरत नियोजन कहते हैं। इसका मतलब यह है अनवरत नियोजन कहते हैं। इसका मतलब यह है चाहे नियोजन दीर्घकालिक हो या मध्यमकालिक हो, मान लीजिए कोई योजना बनाया गया 10 वर्ष के लिए या कोई योजना बनाया गया 5 वर्ष के लिए, तो बना के इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि हर वर्ष इसका मूल्यांकन करना है कि हम इस योजना के तहत कितना लक्ष्य अचीव कर पाए।
और उसके आधार पर जो भी हम अचीव कर पाएंगे हमें एक संशोधित लक्ष्य मिल जाएगा। तो इस संशोधित लक्ष्य के आधार पर हम कार्य करेंगे। तो यहां पर योजना या तो दीर्घकालिक हो या मध्यमकालिक हो, वार्षिक आधार पर इसका मूल्यांकन करके संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है अनवरत नियोजन के तहत। अनवरत नियोजन के तहत अर्थात यहां पर आप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें या पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये दोनों के दोनों आते हैं अनवरत नियोजन के अंतर्गत। अर्थात इन दोनों का समय समय पर वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, चाहे वो पंचवर्षीय योजना, इनका समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। अगला है अल्पकालिक नियोजन। अगला है अल्पकालिक नियोजन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अगला है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत ही कम समय के लिए लगभग 1 वर्ष, जब वार्षिक आधार पर नीति निर्माण या योजना का निर्माण किया जाता है, योजना का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाता है, तो इसे अल्पकालिक नियोजन कहा जाता है। अल्पकालिक नियोजन कहते हैं, तो इसे अल्पकालिक नियोजन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बजट, क्योंकि बजट 1 साल के लिए होता है। बजट होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। तो यह है एग्जाम्पल अल्पकालिक नियोजन का। या भारत सरकार कोई भी योजना चलाती है वो 1 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि हर साल उसके लिए बजट आवंटित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी योजना 1 वर्ष के लिए होता है और उसके लिए प्रति वर्ष बजट आवंटित किया जाता है। तो कोई भी योजना हो, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब इस योजना के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा, अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा किसानों को जो प्रति वर्ष 6,000 रुपए का राशि प्रदान किया जाता है, सहयोग राशि प्रदान किया जाता है, यह प्रति वर्ष बजट में आवंटित होता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार कोई भी योजना चलाती है वो 1 वर्ष के लिए होता है और हर 1 वर्ष में बजट के द्वारा उसके लिए सरकार राशि आवंटित करती है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चौथा प्रकार है क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार। अगला है क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र के आधार पर नियोजन के प्रकार। क्षेत्र के आधार पर पहला है राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग
यदि मान लीजिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर किसी योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन करती है तो इसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह संपूर्ण भारतवासियों के लिए था। ध्यान दीजिएगा, जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर योजना का निर्माण व क्रियान्वयन करती है तो इसे राष्ट्रीय योजना कहते हैं। तो इसे राष्ट्रीय या राष्ट्रीयकृत योजना कहते हैं या नियोजन कहते हैं, जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के लिए ना होकर संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए होता है। जब भारत सरकार किसी योजना का संचालन संपूर्ण भारतीयों के लिए करती है तो इसे राष्ट्रीय योजना कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इस सड़क से संपूर्ण भारत के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो यह संपूर्ण भारतीयों के लिए है। दूसरा देखते हैं क्षेत्रीय नियोजन। अगला है क्षेत्रीय नियोजन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्रीय नियोजन, रीजनल प्लानिंग। जब किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजना का निर्माण किया जाता है तो इसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए क्षेत्र विशेष के विकास के लिए योजना का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाता है तो इसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यहां पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ किसानों को। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को पहुंचेगा। तो ये एक क्षेत्रीय योजना है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में लैंगिक नियोजन, अर्थात लिंग के आधार पर जब योजना का निर्माण किया जाए तो इसे लैंगिक नियोजन कहते हैं। लैंगिक नियोजन अर्थात सेक्सुअल प्लानिंग। लैंगिक नियोजन सेक्सुअल प्लानिंग जब सरकार के द्वारा किसी लिंग विशेष के लिए योजना का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाता है तो इसे लैंगिक नियोजन कहते हैं। तो इसे लैंगिक नियोजन
कहते हैं, तो इसे लैंगिक नियोजन कहते हैं। जैसे कि महिला सशक्तिकरण हेतु, महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाया गया है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है एलपीजी ईंधन महिलाओं के नाम से प्रदान करना। तो यह हमने डिस्कस किया आर्थिक नियोजन के प्रकार।